हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपनी पीटी 365 कल्चर की मैगज़ीन कर रहे थे, तो इसमें हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही चुके हैं और कल हम इस मैगज़ीन को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। सो गाइस, वैसे तो मैं इकोनॉमी स्टार्ट करूँगी, लेकिन अगर आपको लगता है कोई और मैगज़ीन स्टार्ट करनी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसी के हिसाब से वो मैगज़ीन स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए फ़िलहाल मैं अभी का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, पाइका रिबेलियन। अभी जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ये कहा कि हम पाइका मेमोरियल को सेटअप करेंगे। कहाँ पे? ओडिशा के खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में। क्यों? क्योंकि ताकि हम जो पाइका रिबेलियन जो कि 1819 में हुई थी, उसकी 200 ईयर्स की जो एनिवर्सरी है उसे सेलिब्रेट कर सकें। तो समझ में आ गया आपको। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो पाइका मेमोरियल को सेटअप करेंगे। कहाँ पे? ओडिशा के खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जो पाइका रिबेलियन है उसके 200 ईयर्स की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। अब हम देख लेते हैं पाइका रिबेलियन है क्या। ये आर्म्ड रिबेलियन थी, मतलब कि वायलेंट रिबेलियन थी, जो उड़ीसा में हुई थी अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो पाइकास थे वो क्या होते थे? ट्रेडिशनल, ये क्या थे, जो वहाँ के खुर्दा जो किंगडम था उनमें क्या करते थे, एक तरह के मिलिट्री एक्टिविटीज़ के मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे किंगडम ऑफ खुर्दा को। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते थे? ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिटा ऑफ द गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा। पाइकर्स को क्या मिलता था? रेंट फ्री लैंड मिलता था रहने के लिए। और इन्हें क्या कर क्योंकि वो क्या करते थे? मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे किंगडम ऑफ खुर्दा में। ब्रिटिश क्या है, क्योंकि अब ब्रिटिश को जब बंगाल प्रोविंस और मद्रास प्रोविंस में अपना मोनोपोली मिल गई थी, तो वो क्या कर रहे थे कि जो ओडिशा का नॉर्थ और साउथ रीजन था उसे ऑक्यूपाइड करने लगे थे 1803 में। इवन कि जो कि उस वक्त जो किंग थे ओडिशा के, मुकुंदा देवा सेकंड, जो कि माइनर थे, तो उनकी कस्टडी उस वक्त किसके पास थी? राजगुरु के पास थी, जय राजगुरु के पास। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, जो ये जय गुरु थे उसको भी क्या कर दिया था? मार दिया था, उसे फांसी कर दी थी। तो जो रूलर्स ऑफ खुर्दा थे वो ट्रेडिशनली कस्टोडियन होते थे किसके? जगन्नाथ टेम्पल के थे। ठीक है, और रूल्ड करते थे एज अ डिप्टी ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ ऑन अर्थ। ये वो सिंबलाइज करते थे पॉलिटिकल एंड कल्चरल फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया उड़ीसा में कौन थे? खुर्दा रूलर्स थे, जो मेनली क्या करते थे? पॉलिटिकल और जो भी कल्चरल फ्रीडम थी पीपल की, उनको प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, और जो खुर्दा रूलर्स थे उनको उनकी जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ थी वो कौन प्रोवाइड करते थे? वो पाइका पीपल ट्राइब वो करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ था, कुछ साल बाद जो पाइकास ने रिवोल्ट स्टार्ट किया, और उसका लीडर कौन था? जगबंधु, जो कि हेरिडिटरी चीफ था, वहाँ का मिलिट्री आर्मी ऑफ गजपति किंग था। वो रिबेलियन में आया, ट्राइबल्स ने उन्हें सपोर्ट किया, और इवन की और जो सोसाइटी के और सेक्शंस के लोग थे उन्होंने भी क्या किया? जगबंधु को क्या किया? सपोर्ट किया। उन्होंने अटैक किया ब्रिटिश के पावर पे, और क्या उनके पुलिस स्टेशन पे और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पे, इवन कि उनकी ट्रेजरी पे, इन सब पे क्या किया? अटैक किया। किसने? पाइका ट्राइब के लोगों ने। ठीक है, और जिसको लीड कौन कर रहा था? बख्शी जगबंधु। ठीक है, देखो गाइज, अगर आपने हिस्ट्री में ट्राइबल मूवमेंट्स या पीजेंट्स मूवमेंट नहीं पढ़ा है तो आपको बता दूँ वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक तो स्पेशली उसका याद रखना है कौन सा इवेंट कौन से ईयर में हुआ है, किस लीडर के द्वारा उसको लीड किया गया है। ठीक है, और उसका पोज क्या था, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, हाँ, तो उसको सपोर्ट किसने किया? जो बख्शी जगबंधु था, उसको जमींदार, वहाँ के विलेज के हेड्स, ऑर्डिनरी पीपल, सब ने उन्हें सपोर्ट किया था। अब कोज क्या था, मतलब पाइका रिबेलियन हुआ था। पहली बात तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो जय राजगुरु थे, जिनके पास कस्टडी थी किसकी? राजा मुकुंदेवा सेकंड की, उनको क्या किया था? ज़बरदस्ती क्या कर दिया था? उन्हें मरवा दिया गया था, जिस वजह से लोगों में क्या थी? कहीं ना कहीं एंगर था। रेवेन्यू पॉलिसी फॉल्टी थी। कॉलोनियल रूल की वजह से जो पाइका ट्राइब्स के पास जो लैंड रेवेन्यू आता था वो बहुत कम आने लगा, और वो धीरे धीरे अपनी जो स्टेट्स थी उनको क्या कर सके? लूज़ करने लगे। ठीक है, न्यू करेंसी सिस्टम आ गया। ब्रिटिश ने क्या किया? करेंसी सिस्टम ही बदल दिया। जो पहले कोड़ी चलता था उसकी जगह रुपी स्टार्ट हो गया, जिस वजह से विलेजेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी न्यू करेंसी की वजह से। ब्रिटिश की साल्ट पॉलिसी, पहले क्या आपको पता है कि ओडिशा का जो कोस्ट एरिया है वो बहुत बड़ा था, और वहाँ से लोग क्या अपने जो जिस हिसाब से उन्हें सॉल्ट की रिक्वायरमेंट थी वहाँ से वो क्या कर लेते? एक्सट्रैक्ट कर लेते। लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटी ने क्या किया? वहाँ पे लोगों को सॉल्ट बनाने में क्या कर दिया? उनको मना कर दिया, बैन कर दिया, जिस वजह से ब्रिटिश अथॉरिटी ने वहाँ के जमींदार्स को डिप्राइव किया, और वहाँ के जो लोकल पीपल था उनको भी क्या किया? जो उनका ट्रेडिशन था सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने का, उससे भी उन्होंने डिप्राइव किया। ठीक है, पाइका रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। ये अपराइजिंग ये शो करती है कि ये पहला एक तरह से डिस्क्रिप्शन वॉर था जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट था। इट वॉज डायरेक्टली अगेंस्ट द कॉलोनियल मास्टर्स ड्यू टू द लार्ज के, क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए किया था, इसलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। वैसे तो 1857 के वार को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, लेकिन पाइका रिबेलियन को भी एक तरह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं।
अब इसका रिवोल्ट का सप्रेशन क्या किया, ब्रिटिश ने सप्रेस करने के लिए काफ़ी लोगों को मारा, काफ़ी लोगों को इम्प्रिजन किया, जेल में भर दिया, या फिर बहुत लोगों को टॉर्चर किया। कुछ रिबल्स जो कि गुरिल्ला वार के थ्रू लड़ रहे थे 1819 को, लेकिन धीरे धीरे उनको भी सबको कैप्चर कर रहे, उनको भी मार डाला। बख्शी जगबंधु को जो कि लीड कर रहा था पाइका रेबेलियन को, उसको फाइनली 1825 में अरेस्ट किया और 1829 में उसको मार दिया कैप्टिविटी में रख के। सेपरेशन के बाद उन्होंने क्या रूल्स लेके आए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पाइका लोगों के लिए क्या रूल लेके आई। पाइका को फोर्स किया गया कि भी आप अपनी जो प्रोफेशन था उनको, जो मिलिट्री एक्टिविटी प्रोवाइड करने का, उनको फोर्स किया कि आप वो छोड़ो, ठीक है, और उन्हें स्टार्ट किया कि आप कल्टीवेशन स्टार्ट करो या फिर कुछ और वर्क जो आप अपनी लाइवलीहुड से जी सको, ठीक है। उन्होंने जो प्राइस ऑफ सॉल्ट है उसको रिड्यूस कर दिया ताकि जो और साल्ट है वो अवेलेबल हो सके फॉर स्मूथ परचेज ऑफ पीपल। जब राजा मुकुंद देवा डाइड हुए 30 नवंबर 1817 में, तो जो उनके सन थे रामाचंद्र देवा, क्योंकि अब वो खुर्दा किंगडम के राजा बन गए थे, तो उन्हें क्या किया, उन्हें पूरी में उनको भेज दिया और वहाँ पे उनको एक एनुअल पेंशन दी, ठीक है, और उनको मैनेजमेंट का चार्ज दे दिया जगन्नाथ टेम्पल का जो पुरी का है। तो इस तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, लोगों का माइंड जीत लिया और अपना जो उड़ीसा में अपना क्या कर लिया, सेटल्ड कर लिया। किसने? ब्रिटिश ने। आगे चलते हैं पय्यानूर। अभी जो केरला ने प्लान किया है कि पय्यानूर में क्या सेटअप करेगी, महात्मा गांधी स्मृति म्यूजियम। क्या करेगी? महात्मा गांधी स्मृति म्यूजियम, जो कि केरल के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, एट द बैंक्स ऑफ पेरुम्बा रिवर, पेरुम्बा रिवर के किनारे करेंगे महात्मा गांधी स्मृति म्यूजियम। अब जो पय्यानूर है, जरा इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इस प्लेस का क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। जो साइमन कमीशन प्रोटेस्ट हुए थे 1928 में, उसमें पय्यानूर से जिसने लीड किया था वो थे मोयरत शंकरन, ए लक्ष्मण शिनॉय एंड सुब्रमण्यम सिरुम्पा। ये कुछ लीडर्स थे जिन्होंने साइमन गो बैक प्रोटेस्ट में क्या किया था, लीड किया था। कहाँ पे? पय्यानूर में। सॉल्ट सत्याग्रह भी देखने को मिला था 1913 में। यहाँ पे लीडरशिप किसने प्रोवाइड करी थी? केरला के गांधी बोलते थे उन्हें, के कलप्पन ने। इनके अंडर क्या देखा गया था, 33 सत्याग्रही इन्होंने क्या की थी, मार्च करी थी। कहाँ से? कोझीकोड से लेके पय्यानूर को लेके, ठीक है। इस वजह से पय्यानूर को एक डिस्टिंक्शन बोलते हैं, सेकंड बरदौली के रूप में क्या बोलते हैं, पय्यानूर को सेकंड बरदौली भी बोलते हैं। एंटी टचेबिलिटी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। किस ग्रेट लीडर से? कुछ जैसे ए गोपालन, के केरलिया ने, विष्णु भारतीयन, इन्होंने स्पेशली क्या किया था, जो वहाँ की अनटचेबल कम्युनिटी थी, ओप्रेस्ड कम्युनिटी थी, जो पुलाया कम्युनिटी, उनके जो बॉयज़ थे उनको बोला कि आओ आप कुरुम्बा भागवती टेम्पल में, उन्हें एंटर करवाया। और भी एक और पर्सनैलिटी होती थी वहाँ पे, स्वामी आनंद रेता, जो कि ओरिजिनली कोंकणी ब्राह्मण बिलोंग करते थे, लेकिन उन्हें नारायण गुरु भी बोलते थे। उन्होंने भी लड़ा, किनके? दलित के राइट्स के लिए इन्होंने लड़ा। गांधी का क्या कनेक्शन था? गांधी ने केरला में विजिट किए थे 1934 में टू कॉल स्वामी अनंत तीर्था को कॉल करने के लिए। यहाँ पे गांधी ने मैंगो ट्री को भी प्लांट किया था इस आश्रम में, और जो अभी तक क्या है इस साइड पे मतलब कि सर्वाइव कर रहा है वो ट्री, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं जलियांवाला बाग। अभी रिसेंटली क्या किया, जो जलियांवाला नेशनल मेमोरियल एक्ट है उस 2009 उसको इनेक्ट किया है। अब जो ये एक्ट आ गया, जो जलियांवाला बाग ने नेशनल मेमोरियल एक्ट है, ये रिप्लेस कर देगा जो 1951 वाले एक्ट को। अभी क्या है, पहले जो ट्रस्ट होता था इसको क्या कर रहे हैं, ये ए पॉलिटिकल बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पहले जो जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल होता था उसमें क्या होता था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट है वो ट्रस्ट का परमानेंट मेंबर होता था। अब क्या कर दिया, जो ये क्लोज है उसे हटा दिया इसमें से। इसमें क्या है, ये क्लैरिफाई कर दिया, अगर कोई भी लोकसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता तो जो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगा वो इसका ट्रस्टी होगा, ठीक है। वैसे तो मेनली लीडर ऑफ अपोजिशन अगर मेजोरिटी में कांग्रेस है तो लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी का होता है मैक्सिमम, और अगर बीजेपी है मेजोरिटी में तो लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ से होता है, कांग्रेस से होता है। लेकिन आपको ये भी पता है 2019 का इलेक्शन में से कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना, मतलब कि 10% कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ले सकी, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला है, अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पाता लोकसभा में तो जो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी वो इसकी ट्रस्टी होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि जो भी नॉमिनेटेड ट्रस्टी है उसका टर्म को आप टर्मिनेट कर सकते हो उसका पीरियड एक्सपायर होने से पहले, और वो भी बिना किसी रीज़न के। जो एक्ट 1951 का था, प्रीवियसली एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रस्टीज है इस मेमोरियल के, उसमें जो पीएम थे वो चेयरपर्सन होते थे, बाकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते थे, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कल्चर होते थे, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते थे, पंजाब के गवर्नर होते थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब होते थे, और 3 एमिनेंट पर्सन होते थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, नॉमिनेट करती थी। ये हमने प्रीवियसली बताया जो 1951 एक्ट के। अब डिटेल्स क्या हैं जरा इसके बारे में देख ले। तो देखो इसमें सारा जलियांवाला बाग के बारे में ही दिया हुआ है, आपको कहानी अच्छे से पता भी होगी क्योंकि आपने मूवीज़ भी देखी होगी, नहीं तो आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, ठीक है।
फिर भी हम एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। ये आपको पता है जब 1919 में डोनाल्ड एक्ट पास हुआ था, जिसे हम अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी बोलते हैं, जो मार्च 1919 में फोर्स में आया था। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडियन के मेंबर थे सबने अपोज किया था, क्योंकि डोनाल्ड एक्ट ने कुछ ऐसी पावर दे दी थी जो इंडियन के लोगों की फ्रीडम थी उसको बिल्कुल ही सप्रेस कर रही थी। जैसे इन्होंने क्या कर दिया था, कुछ स्पेशल कोर्ट को सेटअप किया था जिसमें हाई कोर्ट के 3 जज होते थे जो स्पेसिफाइड ऑफेंसेस थे उनको डील कर रहे थे। उन्होंने क्या कर दिया था, टू डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर। ठीक है, किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते हो अगर आपको ये सस्पेक्ट हो रहा है कि हाँ यार ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, किसी को भी आप अरेस्ट कर सकते थे, 2 साल से उसे डिटेन कर सकते बिना ट्रायल के। ठीक है, कोई भी आप प्लेस को सर्च कर सकते हो बिना वारंट के, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस आप सेवरल इम्पोज कर सकते हो फ्रीडम ऑफ प्रेस पे। तो ये क्या है, ये हर एक इंडियन को शॉक कर दिया था, क्योंकि आपको पता है उसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट हुआ था, 1914 से 1919 तक चला था। तो लोगों को लगा था कि यार हमने ब्रिटिश की तरफ से लड़े हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया के लोगों को रिवार्ड करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ उल्टा किया। उन्होंने उन्हें रिवार्ड की जगह क्या करा, एक तरह से पनिशमेंट दिया। ठीक है, इमीडिएटली जो कि मेंबर थे उस वक्त इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, BN शर्मा, उन्होंने उसी वक्त क्या कर दिया, लीव कर दिया, अपना ऑफिस रिज़ाइन कर दिया। और जो मद्रास सत्याग्रह सभा थे जो कि लीडरशिप की, जिसके अंदर C राजागोपालाचारी थे, A रंगास्वामी अयंगर थे, G हरिसावर्तन रॉय है, ये इन्होंने भी क्या किया, डोनाल्ड एक्ट को अपोज किया। महात्मा गांधी जिन्होंने सत्याग्रह, उन्होंने भी क्या किया, अगेंस्ट दिस एक्ट एक सत्याग्रह की डिमांड कर दी भी चलो अब हम ये स्ट्राइक करेंगे। और इस हड़ताल को 6 अप्रैल 1919 में ऑब्जर्व किया गया आफ्टर अगेंस्ट द रोलार्ड बिल। लेकिन सत्याग्रह बिफोर, उससे पहले ही कि सत्याग्रह लॉन्च होता, देखने को मिला बहुत जगह वायलेंस हो रही है, एंटी ब्रिटिश की डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, कहाँ पे, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और अहमदाबाद के दौर में। और पंजाब में देखा जाए सिचुएशन इसलिए टेंस थी क्योंकि वहाँ पे क्या, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर ने कुछ मार्शल लॉ क्या कर दिया था, वहाँ पे इम्पोज कर दिया था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने ये बोला था कि हम रोलार्ड एक्ट के अगेंस्ट एक सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, लेकिन उससे पहले देखने को मिल गया कि बहुत जगह क्या रहे, वायलेंट एक्टिविटीज़ लोगों के द्वारा अगेंस्ट दिस एक्ट की जा रही है। पंजाब में और भी सिचुएशन ज़्यादा टेंस थी क्योंकि वहाँ के जो उस वक्त गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर, उन्होंने उस स्टेट में क्या कर दिया था, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था। और इतना ही नहीं कि गांधी को क्या कर लिया था, ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था पलवल में, जो दिल्ली के पास एक डिस्ट्रिक्ट है पलवल हरियाणा का, वहाँ से गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था और उन्हें प्रिवेंट करा कि वो पंजाब में ना जा सकें। उसके बाद अमृतसर से जो लीडर थे, वो मेन लीडर थे सत्यपाल सैफुद्दीन खिचली, इनको भी क्या कर दिया था, अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया था किसी अननोन प्लेस में। तो इसी की वजह से लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे बैसाखी के दिन लोग पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए मिले, गैदर्ड हुए, इकट्ठे हुए कि जो हमारे जो उन्होंने लीडर अरेस्ट किए थे सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचली, उनके अगेंस्ट, मतलब कि क्यों आपने बिना किसी बात के उनको अरेस्ट कर लिया। इसी प्रोटेस्ट में वो क्या है, लोग इकट्ठे हुए। अब जो आर्मी थी उन्होंने क्या करा, इस जो असेंबली थी, गैदरिंग थी, उन लोगों को सराउंड किया। आफ्टर ऑर्डर्स किससे मिले थे, जनरल रिगाल डायर को, और जो कि किसने दिए थे, माइकल ओडायर ने दिया था। जो एक निकलने का रास्ता था उसे ब्लॉक कर दिया था और आर्मी ने क्या करा, फायर ओपन करी और वहाँ पे मतलब कि 1000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था और काफ़ी लोग घायल भी हुए थे इसमें। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये जलियांवाला बाग मैसेक्रे हो गया, उसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी को भाई बहुत मतलब कि बुरा लगा इतना वायलेंस देख के, और उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने सोचा था कि हाँ मैं अपना रोलार्ड सत्याग्रह लॉन्च करूँगा 6 अप्रैल को, पर उन्होंने उसको पहले ही क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया 18 अप्रैल 1919 में। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी क्या करी, जो उनको नाइटहुड मिला हुआ था, अवार्ड मिला हुआ था, उसे क्या कर लिया, रिनाउंस कर दिया, उसको लीव कर दिया। 14 अक्टूबर 1919 में ऑर्डर्स इशू होने के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या एडविन मोंटाको या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनसे नोटिस इशू होने के बाद एक इस मैटर में एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई। इसी इंक्वायरी कमेटी को अब हंटर कमीशन बोलते हैं। कांग्रेस ने इस कमेटी को बॉयकॉट किया। हंटर कमेटी ने क्या किया, कोई भी पैनल या डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया डायर के अगेंस्ट। ठीक है, इवन कि डायर को इनिशियली मतलब कि क्या किया, प्रेज़ किया गया था। लोडेड का मतलब होता है प्रेज़ करना। तो वहाँ के जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने क्या किया, उसको इनिशियली प्रेज़ किया, लेकिन जुलाई 1920 में उन्हें क्या किया, मतलब रिटायर करने को फोर्स किया कि आप हाउस ऑफ कॉमन ने क्या किया, उन्हें रिटायर कर दिया और उन्हें फर्दर ये अपॉइंटमेंट से रिमूव कर दिया, प्रमोशन से उनको मतलब कि और फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उन्हें प्रोहिबिट कर दिया। महात्मा गांधी ने 1920 में क्या करा, जो उनको एक अवार्ड मिला हुआ था केसरे हिंद, ठीक है, केसरे हिंद 1920 में उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस रिटर्न कर दिया, जो उन्हें कब मिला था, जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प करी थी अगेंस्ट पंजाब एंड खिलाफत इनजस्टिस।
जो गोल्डन टेम्पल में जो करप्ट महानता थे उन्होंने जनरल डायल को जब ऑनर किया था, तो इस वजह से भी एक एजिटेशन हुआ अगेंस्ट तो इसके अगेंस्ट भी एक कमेटी फॉर्म हुई, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ठीक है, जिन्होंने जो ये चाह रही थी कि जो गुरुद्वारा का गोल्डन टेम्पल या जो भी और गुरुद्वारा थे उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट ये जो करप्ट महानता थे उनसे आके हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद जब इतना कुछ हुआ तो फाइनली जो ये रोलार्ट एक्ट, प्रेस एक्ट और जो अलग से 22 लॉज थे उन्हें क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। और ये आपको पता ही होगा एंड में उधम सिंह थे जो कि गद्दार पार्टी से रिवोल्यूशनरी थी, उन्होंने माइकल ओडायर जिसने क्या करा था, जिसने उसको माइकल जनरल डायर को बोला था कि हाँ यार तुम शूट कर दो, तो माइकल ओडायर को उधम सिंह ने 1940 में लंदन में मार दिया था। वो अलग बात है, बाद में उधम सिंह को भी फांसी हो गई थी, ठीक है। तो गाइज़ ये कुछ जलियांवाला बाग के मैसेक्रे के रिलेटेड था, ठीक है, तो पढ़ लेना, वैसे तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, इस ईयर क्या है 76th एनिवर्सरी है जब आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट क्या है, सुभाष चंद्र, देखो गाइज ये स्टैटिक पार्ट है ना, यही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नॉर्मल तो न्यूज़ में तो बस यही बात थी कि हाँ 76th एनिवर्सरी हुई, वो मार्क किया, ठीक है, या फिर जलियांवाला बाग के ये कि इनेक्ट कर दिया 2019 का, ठीक है, उसने रिप्लेस कर दिया 1951 वाले को। लेकिन जो उसके बाद की जो न्यूज़ है ना, ये आपका स्टैटिक पार्ट है जो कि ज़्यादा मेन होती है, ठीक है। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को एस्टेब्लिश करी थी, क्या प्रोविजनल आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, कहाँ पे, सिंगापुर में करी थी। ये लीडर होते थे आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को और ये हेड ऑफ स्टेट भी होते थे प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। अभी क्या है, ये फ्रीडम मूवमेंट का भी पार्ट होती थी जो कि 1940 में ओरिजिनेट हुई थी आउटसाइड द इंडिया, ठीक है। जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस थी उसने बहुत ज़्यादा लेजिटिमेसी प्रोवाइड करी टू द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। जब हमें इंडिपेंडेंस मूवमेंट लड़ रहे थे ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो इसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का। जो रोल रहा है आज़ाद हिंद फौज का या फिर इंडियन नेशनल आर्मी का, वो बहुत क्रूशियल रहा है जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब इंडिया का स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी का जो सबसे पहला जो आइडिया आया था वो मोहन सिंह के द्वारा कंसीव किया था, कहाँ पे, मलाया में। जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसको फाउंड किया गया था प्रिजनर ऑफ वॉर, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उन्हें कैप्चर किया गया था जापानीज के द्वारा, कहाँ पे, सिंगापुर और मलेशिया के द्वारा, तो उन्हीं के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी, ठीक है। तो 1 सितंबर 1942 को INA का फर्स्ट डिवीज़न को फॉर्म किया था। इनका मेन टास्क था कि हाँ यार प्रिजनर ऑफ वॉर को इकट्ठे करना और उन्हें इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती करना। वो किसके द्वारा किया गया था, वो राज बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। उसके बाद इनको रिकॉन्सोलिडेट किया था मतलब वो कंस्ट्रक्ट किया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जो इंडियन नेशनल आर्मी का एक और काम था, वुमेन इक्वालिटी को लेके बहुत काम करती थी। इन्होंने इवन की वुमेन रेजिमेंट अलग से बनाया जिसे रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का नाम दिया, जिसे कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने हेड किया था। वो यही था कि हम वुमेन्स को किस तरह वुमेन्स भी फाइट कर सकती हैं ब्रिटिश राज के अगेंस्ट और किस तरह मेडिकल सर्विसेज वो INA को प्रोवाइड करती हैं। कुछ INA के ट्रायल्स भी हुए थे, एक जॉइंट कोर्ट मार्शल हुआ था जिसमें INA के सोल्जर्स से था कैप्चर्ड थे 100 ऑफ कैप्चर्ड INA सोल्जर्स का क्या किया गया था, कोर्ट मार्शल किया गया था। देख लेना किन किन के द्वारा किया था। यही थे जो लीडर्स ऑफ कुछ इंडिपेंडेंस मूवमेंट थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू सर, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ कज्जू, भूला भाई तसीफ, असफ अली अलॉन्ग विद मुस्लिम लीग। उन्होंने क्या किया था, डिफेंड किया था कॉमरेड्स ऑफ बोस को डिस्पाइट डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी। नो डाउट कि सुभाष चंद्र बोस और इन लोगों की, जैसे गांधी की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी, लेकिन उन्होंने फिर भी सुभाष चंद्र बोस को क्या किया था, डिफेंड किया था इन लोगों ने। फेमस INA ट्रायल्स स्पार्क्ड ओवर मैसिव अनरेस्ट, तो हिस्टोरियंस ने इस अनरेस्ट को नाम दिया था लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है गाइस। एक और देख लेते हैं, नेहरू लिकत एग्रीमेंट। अभी क्या हुआ था, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल चल रहा था तो उस पर काफ़ी डिबेट हुई थी, तो पार्लियामेंट में उन्होंने क्या कुछ मल्टीपल रेफरेंस लिए थे, तो वहाँ पे एक रेफरेंस उन्होंने नेहरू लिकत एग्रीमेंट से भी लिया, जो कि जिसे दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, जो 1950 में साइन हुआ था। तो नेहरू लिकत एग्रीमेंट क्या है, ये जो एग्रीमेंट था वो साइन किया गया था इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने दोनों के मिलकर साइन किया था दिल्ली पैक्ट 1950 में। इसे बायलैटरल एग्रीमेंट था ये इंडिया और पाकिस्तान में। ये था कि आप किस तरह अपनी कंट्री में माइनॉरिटीज़ को ट्रीट करोगे, मतलब ये दोनों कंट्रीज़ को बोला था कि इंडिया में आप किस तरह अपनी माइनॉरिटीज़ को ट्रीट करोगे और पाकिस्तान को भी बोला था कि आप अपनी माइनॉरिटीज़ को किस तरह से ट्रीट करोगे। ये एग्रीमेंट क्यों हुआ था, क्योंकि आपको पता है जब 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुई तो बहुत लोगों ने माइग्रेशन किया था, लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ था लोगों का, कोई उस कंट्री में जाना पसंद कर रहा था, कोई इस कंट्री में जाना पड़ रहा था, तो इस वजह से हर पर्सन के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहे, तो इसलिए ये पैक्ट साइन हुआ था। क्या की प्रोविज़न क्या थी इस एग्रीमेंट का,
गवर्नमेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज़ ने एग्री किया कि हाँ हम अपने माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और उनके राइट्स प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे इकोनॉमिक राइट्स हैं, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। लाइक कंप्लीट इक्वालिटी, सिटीजनशिप में इक्वालिटी देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, फ्रीडम और मूवमेंट विद इन द ईच कंट्री, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, स्पीच एंड वर्शिप, ये हर एक राइट उनको मिलेगा। बोथ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि ये राइट क्या है, फंडामेंटल है, मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं, और अगर इनको इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं किया गया तो इसके अगेंस्ट एक्शन होगा। ठीक है। एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप किया गया जो कि इन मैटर्स को इंक्वायर करेंगी अगर कुछ भी इनमें क्या आता है, डिस्टर्बेंस आता है। इवन रेफ्यूजीज़ को अलाउ किया गया कि अगर सपोज़ करो कोई पाकिस्तान का इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आ जाता है तो वो रेफ्यूजी कहलाएगा, तो उसे भी बोला गया कि उस इंसान को जो इंडिया में आ गया है, उस इंसान को हम वापस पाकिस्तान भेजेंगे, किसने, और वो भी बिना किसी हार्म के उसे रिटर्न करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी को भी कहीं हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेजर्स लिए गए कि किस तरह आप सेफ रिटर्न करोगे किसी भी अबडक्टेड वुमेन या रिकवरी ऑफ लूटेड प्रॉपर्टी को, और जो फोर्स कन्वर्जन से उन्हें क्या किया, मना किया गया, ऐसे फोर्स कन्वर्जन्स को बैन किया गया। ठीक है गाइज, तो प्रीवी पर्स एबोलिशन हम कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय गाइज।